and welcome in Youth Academy. So in today's class, we are continuing our video analysis UPSC CSC 2021 की video analysis हम continue कर रहे हैं. This is going to be our part 4 of this series. So in this series, we already discussed about what are the principles, what are the things we are going to look in this paper analysis, because this is a holistic and comprehensive paper analysis of UPSC CSC 2021. देयर इज देखिए इस क्लास का उद्देश्य तो वी ऑलरेडी नो अबाउट द थिंग्स कि बेसिकली नॉलेज के बियॉन्ड जाके हम कैसे पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू आवर कॉमन सेंस, और यू कैन से सम रिवर्स इंजीनियरिंग, देयर इज सम मेथोडोलॉजीज आल्सो टू फाइंड द आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. और हमें बेसिकली इससे ये जानना है कि पावर ऑफ द पीवाईक्यूज, जो हमारा पीवाईक्यूज होता है उससे कैसे इंस्पिरेशंस लिए जाते हैं टू मेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द past questions to the future ones, or you can say the coming ones. Basically हमने 2022 के holistic paper analysis कर रहे हैं UPSC CSC का. This is our second paper of UPSC CSC of 2021. फिर हम इसके बाद 22, 3 and 4 and 5 के भी करेंगे. So this is part 4. So in our previous class we already have done till question number 40. तो इसमें मैं जिस तरीके से आपको बियॉन्ड द नॉलेज विद सम कॉमन सेंस कैसे यूज करके हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं. कुछ ट्रैप्स, कुछ हम ऐसे ट्रिक्स जान रहे हैं जिससे हम बेसिकली दिस इज नॉट दैट मच अ ट्रिक, अ ट्रैप काइंड ऑफ थिंग. दिस इज काइंड ऑफ अ साइंटिफिक मेथड यू कैन से, जिसमें हम कॉमन सेंस को यूज करते हुए, अपने सराउंडिंग नॉलेज को यूज करते हुए, बियॉन्ड द बुक्स वाले थिंग्स को यूज करते हुए जो क्वेश्चंस के द ट्रू सेंस है उसको समझते हुए हम कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं, और हम कैसे पॉसिबल रॉन्ग आंसर्स को ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो दीज आर द थिंग्स वी आर इन टीचिंग इन दिस क्लास. सो इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. वी ऑलरेडी डन टिल 40. ठीक है, मिताक्षरा एंड देव भाग वाला हमने पार्ट 3 में कर लिया था, एंड इसका मैंने होलिस्टिक भी बता दिया था कि हाउ मिताक्षरा एंड देव भागा इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पर हम वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, बिकॉज ये जो पीवाईक्यूज हैं हम जो भी रिपीटेड हुए हैं तो उसके बेस हम वैल्यू एडिशन भी करें कि आपको एक ही क्लास में हो जाए. और मैंने आपको ये जो हमारे ये स्टेप्स हैं उसको मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रिंट आउट करना है. इंग्लिश में तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी में तो हिंदी मीडियम, एंड क्वेश्चंस के सामने सामने आपको जो मेरे वैल्यू एडिशन होंगे, जितने भी ट्रैप्स मैं आपको बता रही हूँ वो भी आपको लिखते जाना है. एंड आई एम गोइंग टू शेयर द टेम्पलेट्स टू, कि कौन कौन से टेम्पलेट्स यूपीएससी यूज करता है टू फ्रेम टू मेक द ऑप्शन रॉन्ग. ठीक है, तो इन 41 में जो ये क्वेश्चन है ना कि एंशिएंट इंडिया में देवभूति, हस्तिमाला एंड शिशुमेश्वरा वर फेमस फॉर, ये दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन. यू कैन से दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम सीडीएस से लिया गया है, सीएपीएफ से भी लिया गया अबाउट द भव्य भूति. मतलब सीडीएस और सीएपीएफ के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये जो पोइट्स ये थिंग्स है फेमस पर्सनैलिटीज वाला, भव्य भूति इज वन ऑफ द ऑप्शन इन दिस क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो आप अगर उसका भी पीवाई का एनालिसिस करेंगे तो वैसे भी आपको पता चलेगा सीएससी में भी रिपीट हुआ है. ठीक, जैसे आपको पता चलेगा कि अगर नहीं पता हस्तिमाला कौन है, सिमेश्वरा कौन है, तो यू हैव टू नो दैट द व्हाट इज भव्य भूति, हु भव्य भूति, व्हाई भव्य भूति इज फेमस फॉर. तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर है दे आर द प्ले राइटर्स. ठीक है, प्ले राइटर्स. तो देखिए ये जो समेश्वरा है ये जम्मू के साइड में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के साइड में. ठीक है, 13th सेंचुरी में. हस्तिमाला गौशाला में देखने को मिले हैं, ये 13th सेंचुरी में थे. ये दिस इज द 4th सेंचुरी. दिस इज रॉन्ग, राइट. ये आपको देखेंगे डायरेक्ट आंसर था प्ले राइटर्स हैं. आंसर इसमें वैल्यू एडिशन ये है कि इन्होंने दश अवतार चरिता लिखी है. इन्होंने दश अवतारा चरिता. सी आपको ये लिखना है साथ ही साथ, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट जो रिसेंट सीएससी प्रीलिम्स का 2026 में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द प्ले राइट्स और व्हाट आर द थिंग्स विच इज रिटन बाय द समेश्वरास. तो ये बेसिकली ये जम्मू कश्मीर के थे, एंड ये 4th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, एंड भव्य भूति 3rd सेंचुरी में होते हैं. गौशाला का तो पता है, कन्नड़. ठीक है, एंड भव्य भूति इज वेरी काइंड ऑफ फेमस पर्सनैलिटी, एंड बहुत अच्छी प्ले राइट्स लिखे हैं. मालती एंड माधव एक इनका एक वन ऑफ द प्ले राइट फेमस प्ले राइट है. ठीक है, ये 3rd सेंचुरी में आपको देखने को मिलते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर इज मेनी मोर प्ले राइट्स विद दिस. महावती चारा भी लिखा है, उत्तरा
आत्मचरिता, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक माधव एंड मालती लिखा है, महा अमित चरिता भी लिखा है, एंड उत्तरा काइंड ऑफ चरितास, ये सब इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये दीज आर द थिंग्स रिलेटेड दिस। अब फिलोसफर्स इसलिए नहीं हो सकते, देखिए भव्यभूति होना तो वैसे भी पता था, क्योंकि अगर एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं एंड इफ यू फॉलो द ये हमारे जो आर्ट एंड कल्चर की बुक होती है ऋषि गार्डन, उसमें भी भव्यभूति के बारे में लिखा गया है। तो भव्यभूति से तो आपको पता ही चल जाता है कि ये वाई दे आर फेमस फॉर, तो ये बेसिकली प्ले राइट्स है, ठीक है। तो इसमें इतना ही वैल्यू एडिशन था, और इनका आप देख लेना, समेश्वरा दश अवतार चरिता से रिलेटेड है, इट इज वेरी फेमस, तो इसलिए पूछा जा सकता है। एंड ये देखिए इसमें अगेन पॉलिटी बेस्ड है, क्योंकि हिस्ट्री वाला भी पार्ट है इसी में। करेक्ट पूछा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर, ठीक है। इसमें पूछा द मॉन्टेस्क्यू चैंसलर रिफॉर्म of 1990 recommended the granting voting rights to all women the above of 21। सी हमें पता था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जितने भी फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सल अडल्ट सफराज का हम मांग रखेंगे, और सब इसमें सहमत भी थे। तो जब यूनिवर्सल अडल्ट सफराज का मांग उठा था, मतलब ये बहुत न्यू था, इट इज वेरी रिवोल्यूशनरी इन दैट फेज। तो अगर ये पहले ही आ गया होता तो क्यों मांग करते, ऑलरेडी वी कैन कॉपी पेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम कॉपी पेस्ट कर लेते, बट इस पर डिबेट चली थी। और ये बहुत ही भारी, ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी लोग थे, उन्होंने बेसिकली बहुत ही मेजोरिटी से बोला कि ये वुमेन एंड मेन सबको कॉमन राइट होगी, राइट टू वोट वाला जो पार्ट था यूनिवर्सल अडल्ट सफराज। तो उसमें जो ये ऑल है, वैसे भी आपको ब्रिटिशर्स नॉट दैट मच इन द फेवर ऑफ ये जो इंडिया के एडवांटेजेस के फेवर में नहीं थे, बेनिफिट्स नहीं देना चाहते थे इंडिया को दैट मच। तो इसमें अगर वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिल रहे अबव द एज ऑफ 21, तो वैसे दिस इज वैसे भी नेगेटिवली लग रहा है, बिकॉज ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से नेगेटिव है, बट इट इज ये इसलिए नेगेटिव है क्योंकि ब्रिटिश कभी इंडिया को पॉजिटिव वे में लाना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या बैक ऑफ द स्टोरी है। ये एक टेम्पलेट की बात कर रही थी मैं। टेम्पलेट में क्या होता है, ब्रिटिश ज्यादातर ऐसे कुछ काम नहीं करते जो विच इज गुड फॉर इंडियन, ठीक है। तो इंडिया के लिए जो गुड है, ब्रिटिश ने वैसे कोई काम नहीं किया होगा, तो ये जब ये इंडिया के लिए देखा जाए तो गुड है, बट ऑल द यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड भी लग रहा है कि वुमेन्स को दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। और सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव द वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। तो उसमें एक्सेस लिखी, स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सिंपल प्लेन स्टेटमेंट है कि दिया था कि नहीं दिया था, उसमें प्लेन स्टेटमेंट है। अगर कुछ माइनॉरिटी परसेंट वुमेन्स को भी अगर रिजर्व सीट दिया हो तो इट इज गुड, क्योंकि आपको पता है जो हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज वेरी मच ड्रिवन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मतलब वहां से कुछ एक्ट्स ऐसे लिए गए हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव एक्ट्स थे वहां पर एस्टैब्लिश, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इस आइडियोलॉजी से आप इसको कर सकते थे। There is this question with reference to the 8th August 1942। ये कितना प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक होके ये पूछ रहे हैं, तो मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज हुई होगी तब ये पूछ रहे हैं, ठीक है। यूपी एग्जामिनर्स इन द इंडियन हिस्ट्री करेक्ट पूछ रहे, ठीक है। देखते, क्रिप्स प्रपोज एन इंडियन यूनियन टू फुल डोमिनेंट स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। आपको लग रहा है कि इतना प्रिसाइज होगा कि वो बेसिकली जाके पूछेंगे पूरे टाइमलाइन में कि 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था। और ये डोमिनेंस का स्टेटस तो वैसे भी बहुत समय से चल रहा था, ऐसे बोला भी जा रहा था कि आपको हम डोमिनेंस दे देंगे, हम आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की ऑटोनॉमी दे देंगे, बहुत सारा डायरेक्टली दे देंगे, सब रिजर्व सीट ये सब आई थी। बेसिकली जो पूरी कहानी चल रही थी आफ्टर द गांधीयन फेज, ये बहुत लंबे समय तक थी। और ऐसे क्रिप्स में बोल दिया होगा तो क्या हम इसको करेक्ट मान लेंगे, क्योंकि ऐसा तो चलता ही रहता था ना, और यूपीएससी पूछेगा नहीं कि इस समय ये हुआ था। आप समझ रहे, ये बहुत नॉट स्पेसिफिक है, क्योंकि ये सब बहुत लंबे समय तक चल रहा था कि इंडिया को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ऐसे क्रिप्स ने बोल दिया, प्रपोज कर दिया वो, और वो प्रपोज करने के बाद भी नहीं लाएगा तो वो अलग, ठीक है। जैसे कि अब ऑफर के नाम से हम जानते हैं। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन 7 प्रोविंसेस, ठीक है। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी एग्जामिनर जाके टाइमलाइन पूछेगा डीप में कि 8 अगस्त को ये हुआ था कि नहीं। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर सिटीजन। वैसे भी 1961 से ही देखने को मिल रहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन का फेज स्टार्ट हो गया था, तो ये स्टार्ट हो चुका था, और इतना प्रिसाइज नहीं है कि एक पर्टिकुलर डेट में ही एक्सपेंड किया हो, ठीक है। दिस इज द मतलब स्पेंडिंग थिंग्स है कि ये
चल रहे थे बहुत समय से। ऐसा नहीं है कि 8 अगस्त को जाके इन्होंने ऐसा बोला कि इंडियन को इंक्लूड करेंगे। ये मैंने आपको पहले बोला 1961 से ही स्टार्ट हो गया पोर्टफोलियो। आप देखते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या लाया गया था, और अदर भी देयर इज रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, फिट्स इंडिया एक्ट, देयर इज मेनी मोर एक्ट्स। तो हर एक एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस लाए गए थे। तो ये जो हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है ना 1858 के बाद, तो 1861 के बाद होता है, ये 1861 होगा, ठीक है। तो दिस इज 1861 के बाद हमें पूरा पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। दैट मच नॉट स्पेसिफिक। क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया AICC। तो ये है क्विट इंडिया मूवमेंट का, ठीक है। और ये जो क्रिप्स मिशन है, ये देखिए अगर आप इन दोनों को एलिमिनेट कर दे, क्योंकि दैट मच नॉट दैट मच प्रिसाइज में बात ही नहीं कर रहे कि कांग्रेस 7 प्रोविंसेस में रिजाइन कर दी थी इस तारीख को, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कि सबने एक ही तारीख को नहीं किया होगा, ऐसा रेजोल्यूशन उठाया गया होगा। और एक ये भी बात है कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बहुत लंबे समय तक एक्सपेंड हो रही थी, थोड़े थोड़े करके लाए गए थे, पहले 3 आए, फिर 6 आए, फिर 16 आए, फिर 60 आए, ऐसे एक्सपेंड हो रहे थे। एंड क्रिप्स प्रपोज द इंडियन यूनियन टू फुल डोमेन्स। ये भी बहुत लंबे समय तक कहानी चल रही थी कि आपको डायल की मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, बट नहीं चल, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। अगर सॉफ्ट तभी लाया गया था, क्रिप्स आर्गिवल्स प्लान आए, अलग अलग तरह के ऑफर्स लाए जा रहे थे। तो दिस इज नॉट दैट मच प्रिसाइज। अगर आप बात करें जो इंडिया के ऐसे रेवोल्यूशनरी स्टेज की बात करें कि इंडिया में ऐसे लैंडमार्क समथिंग हो गया विच इज स्टिल फेमस फॉर दैट ईयर। ओके, तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। वैसे भी स्पेक्ट्रम में डायरेक्टली मेंशन्ड है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। देखिए जो यूपीएससी प्रिसाइज डेट पूछता है तो उसमें कुछ प्रिसाइज थिंग हुआ होगा जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी लैंडमार्क और बहुत फेमस होगा, तभी वो पूछा जा रहा है। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट 44, who among the following associated with songs from prisons translated of ancient Indian religion lyrics in English, ठीक है। These are the personalities। See, अगर मैं एक कॉमन यूपीएससी एस्पिरेंट का बताऊं जो एग्जाम हॉल में बैठ के ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा, उसको लगेगा बाल गंगाधर तिलक इस मतलब इस आंसर। बिकॉज तिलक जी जेल भी गए थे, जेल में उन्होंने कहानियां भी लिखी थी, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रिजन से रिलेटेड उन्होंने कुछ काम किया था। अब गांधी जी पे इसलिए नहीं हमें ध्यान है क्योंकि गांधी जी इज वेरी फेमस पर्सनैलिटी। उनके हमने बहुत सारी ऐसी किताबें भी पढ़ी है, जैसे कि हमने नेहरू जी की पढ़ी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे पढ़ी है। सरोजिनी नायडू इसलिए नहीं थी क्योंकि सरोजिनी नायडू इसे ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटीज, अदर अदर कैसे किस फील्ड में एंगेज थे। एंड गांधी जी इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें लगता है कि हमने तो पढ़ रखे गांधी जी, तो वो नहीं हो सकते। बट आंसर इज द मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी इसके आंसर होंगे, ठीक है। यस, ठीक है। तो इसका आंसर है ये हमारे सी। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो उन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड किताब लिखी है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, आप ऐसे राइट कर लेना, ये वैल्यू एडिशन है। नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती है हमारी। फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी थी। और सेकंड वुमेन कौन थी जो नॉन इंडियन थी, वो एनी बेसेंट भी थी, यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है, राइट। बाल गंगाधर तिलक जी जैसे कि उन्होंने किताब लिखी है आर्टिक आर्टिक होम टू वेदास, द ओरिनो, उन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमने देख ली, जवाहरलाल नेहरू जी की। तो ये हमारा वैल्यू एडिशन आंसर इज सी, सॉन्ग्स विद फ्रॉम प्रिजन। तो आपको याद करना है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो तो आप यहाँ से ले सके इंस्पिरेशन। देखिए ऑप्शन में सरोजिनी नायडू जी कितने ज्यादा रिलेवेंट है, तो आपको मतलब आप जब पर्सनैलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री में, जिसके हिस्ट्री का सिलेबस है, उसमें आपको सरोजिनी नायडू जी के ऊपर पढ़ना है, बहुत ही डिटेल। एनी बेसेंट जी के ऊपर पढ़ना है, अपने फेमस पर्सनैलिटी से हो गए तिलक जी एंड गांधी जी एंड अम्बेडकर जी, नेहरू जी, इन सब पे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसलिए ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन रहेगा अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे। आपने मूवीज देखी होगी, ठीक है, मराठास की मूवी देखी होगी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मराठास लोग सेम बेसिकली जो मराठा की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप थी, रेवेन्यू कलेक्शन वाली सेटअप थी, वो इसी नामों पे चलती थी, ठीक है।
पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में, तो सबसे ऊपर क्या आएगा। अब आते हैं मराठा में, जब सरदेशमुख सरदेशमुखी चौथ, मतलब चौथ एक टाइप ऑफ द कलेक्शन लिए जाते थे, तो उसमें बोलते थे दक्कन सुबह। और आपको पता है इंडिया के पार्ट में अगर देखें तो दक्कन सुबह इज वेरी ह्यूज, लाइक दिस मच। तो दक्कन सुबह मतलब सुबह इतना ह्यूज है, दक्कन इज कवर ऑलमोस्ट एरिया ऑफ द महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान, हाफ टाइप ऑफ नीचे का उत्तर प्रदेश का एरिया भी वो कवर कर लेता था, छत्तीसगढ़ का। तो मतलब दक्कन सुबह इज वेरी लार्ज एरिया, तो आप सुबह को भी ऊपर रखेंगे तो उसके बाद आपको कहानी स्टार्ट होगी। अब उसमें भी अगर आपको वो भी याद नहीं आया तो उसमें दूसरा ट्रिक ये कर सकते हैं कि लास्ट में देखिए, लास्ट में एक प्रगना है सरकार है सुबह सुबह, मतलब लास्ट में सुबह आएगा ही, ऐसे भी आप देख सकते थे दक्कन सुबह। अब यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में प्रगना है, प्रगना है, तो मतलब अब देखना है कि प्रगना छोटा है कि नहीं। सुबह इज द वन एंड इसके बाद हमारा आएगा सरकार एंड द प्रगना। ऐसे ऐसे हम इस कॉम्बिनेशन से भी देख सकते हैं। ज्यादातर मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं ऐसी कॉम्बिनेशन देती हूँ, क्योंकि वैसे एग्जामिनर क्या करता है, देखो बच्चों को क्या होता है ना, सिर्फ पूरे क्रोनोलॉजी याद नहीं होती, एक एक भी पता होता है कि सबसे बड़ा ये छोटा है, तो वो एलिमिनेट कर देता है 50-50 पे, वो आ जाता है। और वहीं पे यूपीएससी ट्रैक करता है कि वो उसी चीज को रख देता है जो बच्चों को पता होता है, राइट। मुझे पता है कि आप लोग सहमत करेंगे इस बात को कि जो हमें पता होता है वही ऑप्शन में भी रहता है, मतलब एलिमिनेट भी नहीं होता। तो अगर हम सुबह पता था कि सुबह लास्ट में होगा क्योंकि सुबह सबसे बड़ा है, देखिए सुबह लास्ट में ही इसको ये सबसे बड़ा, फिर हमें पता चल गया प्रज्ञा 2 में है, हो सकता है प्रज्ञा आ जाए, एंड देन सरकार इज अ मिडिल वन, ठीक है। हमारी जगह सुबह, देन हमारा हो जाएगा सरकार, एंड देन हो जाएगा प्रज्ञा, ठीक है। तो ये हमारा पूरी क्रोनोलॉजी हो जाएगी, और क्रोनोलॉजी के बेस पर हमारा आंसर होगा 1, ठीक है। सुबह को तो हम हेड कौन होते थे, सूबेदार होते थे, ठीक है। सुबह का हेड सूबेदार माना जाता था, सरकार का जिसके इक्तेदार होते थे, इक्तेदार इनके नाम से जाने जाते थे। प्रज्ञा, प्रज्ञा के बाद एक ग्रुप ऑफ विलेजेस भी होती थी, प्रज्ञा इज अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, और इसके बाद इंडिविजुअल विलेजेस होती थी। एंड प्रज्ञा पे अगर बात करें तो मुक्तेदार, शिकंदार, शिकदार, मुक्तेदार, ये सबके नाम से जाने जाते थे। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे, ठीक। तो 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये इक्तेदार का इसका हेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इक्तेदार होता था, सूबेदार होता था, मुक्तेदार सिक्केदार होता था, एंड देन ग्रुप ऑफ विलेजेस आगे होते थे। एंड इफ यू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। Who among the following was associated with the as a secretary with Hindu female school which later came to be known as Bethune female school, ठीक है। कौन थे, अब देखिए आपको पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप अगर पढ़ेंगे 60 आई थिंक 6th और 7th की हिस्ट्री की किताबें उनके ऊपर पढ़ेंगे तो बेसिकली फीमेल एजुकेशन, फीमेल अपलिफ्टमेंट से द चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, फीमेल एजुकेशन के थे। और सरोजिनी नायडू इज नॉट दैट मच एसोसिएट विद द फीमेल एजुकेशन, अगर इस कहानी ऑप्शंस में देखें तो। देवेंद्रनाथ is associated with some other fields. Any person is yes related to the Bethune feminism and Theosophical Society की स्थापना की थी। ये नॉन इंडियन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। एंड इट इज द, मैंने आपको पहले बताया सरोजिनी नायडू इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ फीमेल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्योंकि ही एसोसिएट विद ही सम हेड भी थे किसी स्कूल के, ठीक है, इतना रिमेम्बर कर पा रहे होंगे तो। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेंट्रल हिंदू स्कूल की भी इन्होंने, ये सेंट्रल हिंदू स्कूल से भी रिलेटेड थी, उसी को बीएचयू बाद में कहा गया था, ठीक है, उसी को बीएचयू बाद में कहा गया था। एंड मदन मोहन मालवीय भी एसोसिएट थे इसी बीएचयू स्कूल से। तो दिस मच इज इम्पोर्टेंट। एंड देखिए यहाँ पर ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मेरे को ना, मैंने एक मूवी देखी हुई सुभाष चंद्र बोस जी की, जो ऐसे पर्सनैलिटी बेस्ड मूवीज होती है ना, वो सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की मूवी है, डॉक्टर अम्बेडकर जी की, गांधी जी की है, तो आपको देखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसमें भी आपको ट्रिक्स मिल जाते हैं। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग ओवर द नॉलेज बियॉन्ड द बुक्स एंड टेकिंग द नॉलेज फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट की स्टिमुलस से नॉलेज लेना, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि द क्रॉनिकल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेम्बर्ड एज, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के लिए, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 के लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, इंडियन नेशनल आर्मी के लिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये ऐसे कुछ उन्होंने कुछ काम किया होगा इसलिए वो एसोसिएटेड है। अगर आप कर लीडर ऑफ द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, लीडर्स ऑफ द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है। अगर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट मोमेंट्स माने जाता है। अगर इसके लीडर्स होते तो हम पढ़ते डायरेक्ट, हम पढ़ते कि ढिल्लो जी कौन थे, कौन नहीं थे, शाहनवाज जी कौन थे, ठीक है। पर हम पढ़ते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट से अदर पर्सनालिटीज एसोसिएटेड थी, राइट। और वहीं पर बात करें मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946, मेंबर्स से बहुत ब्रॉड टर्म में लिया गया है। अब बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं। अब यूपीएससी तो नहीं चाहेगा ना कि हम सारे मेंबर्स का ही रट्टा मारने बैठ जाए। उसमें उन्होंने कुछ ऐसा अलग किया हो जो वो अलग ही और लाइमलाइट में आ गए हो, जो लाइट में आ गए हो, जिससे ज्यादा एक तरह से कुछ अलग तरह का मूवमेंट आया हो पॉपुलेशन के बीच में, ठीक है। तो ये तो मेंबर्स तो नहीं हो सकते, इतना तो पता हो जाएगा, ठीक है। मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर होते तो हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होता, क्योंकि लक्ष्मीकांत में हमने जितने भी मेंबर्स ऑफ द कमिटीज थे एंड द हेड ऑफ द कमिटीज वो सब पढ़ा हमने, ठीक है। फिर भी अगर नहीं याद है तो वही फॉर्मो वाला काम हो जाता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट की। हो सकता है हमने ना पढ़ा, हो सकता है यूपीएससी ने पढ़ लिया इसलिए वो पूछ रहा हो, एक ये भी आइडिया आता है, ठीक है। तो अगर मैंने सुभाष चंद्र जी की मूवी देखी है तो उसमें ना जो इन लोगों के अगेंस्ट कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऐसे चार्जेस चल रहे होते हैं, जिसमें फिर नेहरू जी एंड गांधी जी इनका साथ देते हैं। तो उसमें बोलते हैं, एक लगता है दिल्ली से आई आवाज, ऐसे सब एक नारा चलता है सुभाष चंद्र जी की मूवी में। आई एम नॉट गेटिंग द होल नारा टाइप्स। नई दिल्ली से आई आवाज हाँ, नई दिल्ली से आई आवाज बचाओ ढिल्लो, ढिल्लन सहगल एंड शाहनवाज, ठीक है। तो ऐसा नारा चलता है। बेसिकली मैंने मौज जी की मूवी देखी थी, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट ने यही सोचा होगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं से नॉलेज ली होगी। तो नई दिल्ली से आई आवाज बचाओ ढिल्लो, सहगल शाहनवाज बात, जिसका मतलब था इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे, क्योंकि इनके अगेंस्ट चार्जेस चल रही थी एट दैट टाइम। तो ये आंसर हो गया डी। तो डी हो गया इसका 48। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ये हमारा कोड है। आंसर द निजाम ऑफ आर्कोट एमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट। अब आप इसमें पढ़ते हैं ना कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है, तो उसके बाद कैसे 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 रीजनल किंगडम्स इमर्ज होते हैं, कोई कोई सक्सेसर स्टेट इमर्ज होते हैं, कोई कोई अपने ही इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स बना देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इमर्ज आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन, और यू कैन से द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इसमें कहा है कि हैदराबाद स्टेट से निजाम ऑफ आर्कोट बना था। यस, इट इज पार्ट ऑफ द हैदराबाद, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको होल्ड पे रखते हैं, अगर नहीं पता तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। मैसर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। मैसर किंगडम इज इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय द अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए, निजाम ऑफ आर्कोट इमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट की नहीं, ठीक है। इसमें क्या था, मैसूर किंगडम, आपको पता है इससे हमारे हैदर अली जी एसोसिएटेड है, हैदर अली टीपू सुल्तान, ठीक है। और हैदर अली भी किससे थे पहले, विजयनगर एम्पायर में ही कोई ऐसे राजा थे जिसके वो इनकी आर्मी के एक सोल्जर्स थे। तो मतलब इसका अगर इतनी कहानी पता है तो उसको पता चलेगा। अगर आपको कहानी पता है कि हाउ मैसूर एम्पायर एमर्ज, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट सही है टू, ठीक है। जैसे हमने टू को करेक्ट माना, तो ऑप्शन में 1 2 2 एंड 2 3 है। अब आंसर है 2 1 एंड 3 का। पूरी कहानी चल रही है 1 एंड 3 की कि कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है। तो उसमें रोहिल किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय द अहमद शाह दुर्रानी। अब हो सकता है यहाँ पर ये राजा को चेंज कर दिया हो। देखिए देखिए, निजाम ऑफ आर्कोट एंड एमर्ज आउट ऑफ द, यहाँ पर आप इस वर्ड्स को भी पढ़िए, एमर्ज आउट एंड फॉर्म्ड। यहाँ पर ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। अभी निजाम ऑफ आर्कोट ऑफ हैदराबाद इज नॉट एमर्ज आउट ऑफ द, आर्कोट इज नॉट एमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद, बट इट इज करेक्ट। एंड रोहिलखंड इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय द अहमद शाह दुर्रानी। हो सकता है इसमें राजा चेंज कर दे इससे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ट्रैप सेट करता है यूपीएससी एग्जामिनर, तो वो चेंज कर देता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 3 को हम जैसे ही गलत मानेंगे, 1 को गलत मानेंगे, एंड 2 इज करेक्ट। तो 2 इज करेक्ट, ये 2 करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। और रोहिलखंड एंड अहमद शाह दुर्रानी की अगर बात करें तो दे आर, ठीक है। तो रोहिलखंड की बात करें तो 1721 के देखने को मिलता है, एंड अहमद शाह दुर्रानी 1748 के आसपास आते हैं। तो देखिए अगर ये टाइमलाइन में फिर से सेम नहीं है, और ऐसे एग्जामिनर का टेंडेंसीज होती है कि वो बोलते हैं कि ये इसके कंटेम्प्रेरी थे, वो इसके कंटेम्प्रेरी थे, दिस टाइम में ये फॉलोइंग एक्टिविटीज हुई थी, दिस टाइम में दिस पर्सनालिटीज
एट दैट टाइम, तो ऐसे पूछते हैं। जैसे रोहिलखंड में हो सकता, हमें लगा कि रोहिल किंगडम में हो सकता है अहमद शाह दुर्रानी, बट इज नॉट करेक्ट। रोहिलखंड 1721 के आसपास इमर्ज हुआ था, फॉर्म हुआ था एक से, एंड अहमद शाह दुर्रानी 1748 में आए ही थे, ठीक है, इसलिए गलत गलत हो गया। तो वी ऑलरेडी मेड द करेक्शन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, ठीक है। अजंता केव लाइन द गॉर्ज ऑफ द भगोरा रिवर, सांची स्तूपा लाइन द गॉर्ज ऑफ द चंबल रिवर, पांडुलेना केव श्राइन्स लाइंस इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, एंड अमरावती स्तूपा लाइंस इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। इट इज वेरी टफ क्वेश्चन, यस, क्योंकि इसमें रिवर्स एंड उसके इतने बस इतने ज्यादा के स्तूपास के बारे में पता होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसका आंसर है ए। ये ऐसी क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी नॉलेज काम आती है। अगर इसका हम करेक्ट देखें, तो यहाँ पर ये तो सही है, यहाँ पर हमारे हो जाएगा बेतवा रिवर, ये हो जाएगा गोदावरी रिवर, एंड ये हो जाएगा हमारा कृष्णा रिवर, ठीक है। एंड ये जो पांडुलेना केव है एसोसिएट विद द बुद्धिस्ट केव, ठीक है, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है हमारी पांडुलेना केव, ठीक है। तो हमने देख लिया ये, इसके हमने करेक्ट फॉर्म भी दे लिए थे। अमरावती स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ कृष्णा रिवर, पांडुलेना केव इज गोदावरी, देयर इज टू पांडुलेना केव, देयर इज अनदर पांडुलेना केव, ठीक है। तो यहाँ नासिक वाले हैं, एक अलग से त्र्यंबकेश्वर के आसपास मिलते हैं। सांची स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ द बेतवा रिवर, एंड इट इज करेक्ट। अभी आपको याद कर लेना है कि अजंता केव लाइज इन द गॉर्ज ऑफ भगोरा रिवर, क्योंकि भगोरा रिवर दैट मच फेमस, तो हो सकता है यूपीएससी बाद में इसको रिपीट कर सकते, पूछ ले आपको एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर तो ऑप्शन की तरह पूछा, हो सकता है इसको आप क्वेश्चन की तरह पूछ ले नेक्स्ट 2026 में या 7 में, वट एवर द कभी भी आ सकता है, बट आपको ये एज अ फैक्ट ऑफ मैटर आपको याद कर लेना कि भगोरा रिवर में अजंता केव है, क्योंकि अजंता एंड भीमबेटका का केव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक केव्स है, ठीक है। तो consider following statement. 21st February is declared to be as a international mother language by the UNICEF. अब देखिए, मैंने इंस्टीट्यूशन का भी ट्रैक बताया टेम्पलेट में, कैसे ट्रैक में कि इंस्टीट्यूशन ही चेंज कर देते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन गेट चेंज, ठीक है। अब ये यूनिसेफ है, क्या हो सकता है टाइम एंड डेट भी चेंज कर सकते हैं, ये डेट ट्रैक है, तो टू मच फैक्ट्स है। जहाँ टू मच फैक्ट्स होते हैं वैसे भी उसको आपको ट्रैक की नजर से देखना है, दिस गलत। द डिमांड ऑफ द बंगाल हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल, वन हैज टू बी द वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हो सकता है उस समय पूछा हो, क्योंकि उस समय तो बहुत ही ऐसे बातें चल रही थी ना कि विच किस कौन से लैंग्वेजेस को बनाने की नहीं, हो सकता है। और वैसे भी उस समय तो बंगाल तो पार्ट ऑफ द पाकिस्तान था, इसलिए हुआ हो, और वन ऑफ द है तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, जनरल स्टेटमेंट दिखा रहा है, बहुत प्रिसाइज नहीं है, ठीक है, कि ऐसा कुछ टाइमलाइन नहीं बताया कि इस टाइमलाइन में ऐसा रेज हुआ था। तो ये स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। अगर वन को करेक्ट करते, ये यूनिसेफ देखिए, यूनिसेफ किससे रिलेटेड है, अगर आप समझ पा रहे हैं कि यूनिसेफ चाइल्ड फंडिंग से रिलेटेड है, राइट, तो ये और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज भी किससे रिलेटेड होगा, चाइल्ड फंडिंग, मतलब यूनिसेफ समझ रहे हो ना, चाइल्ड फंडिंग से रिलेटेड, चाइल्ड एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, और ये हमारा जगह, इसको करेक्ट करना है, तो इंस्टीट्यूशन इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट, यहाँ पे होगा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन। जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स होते हैं ना, तो यूनेस्को ऐसे कल्चरली कंजर्वेशन, कल्चरल एंड जो हमारी रिलीजियस कंजर्वेशन की थिंग्स होती है, हेरिटेज साइट्स होती हैं, तो इन सबको प्रोटेक्ट करता है। तो मदर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज वन ऑफ द डे ऑब्जर्व बाय द यूनेस्को अंडर द 21st सेंचुरी, मतलब 21st फरवरी में ऑब्जर्व होती है। तो आपको इसमें क्या क्या करेक्ट है, मोर अगर क्लियर में बताओ तो 21st फरवरी इज करेक्ट। 21st फरवरी को इंटरनेशनल मदर डे बनाया जाता है, बट इट इज इंस्टीट्यूशन इज इनकरेक्ट, यहाँ पर आपको होगा यूनेस्को। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है, और दिस करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट 51, देखिए यहाँ पर ये बिग क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन इजकल टू बिग स्माइल, क्योंकि बिग क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया बहुत इजी होते हैं टू गेट गेट टू गेट द क्वेश्चन तक आने तक बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत इजीली ट्रैक्स मिल जाते हैं। जो वन लाइनर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड टू सॉल्व होते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है तो पता है, वरना इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कुछ पूछ रहा है, हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, ठीक है।
तो एक तो पर्माकल्चरल फार्मिंग की बात हो रही है एंड कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग की बात हो रही है। ठीक है, देखते हैं। जैसे कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग is a very important common is very important in permaculture farming but not necessarily। देखिए यहाँ पर अब necessarily हो जाता, अगर not हट जाता necessarily हो जाता तो मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि होता ही है, मतलब 100% बोल रहा है, बट नॉट नेसेसरली से इसने क्या किया, स्टेटमेंट को जनरल बना दिया। सो इन कन्वेंशनल फार्मिंग, ठीक है, मल्चिंग आपको पता ही होगा। मल्चिंग जैसे फील्ड्स होते हैं ना, फील्ड्स में जब क्रॉप को काट लिया, स्टबल होते हैं ना, जो छोटे छोटे घास वास होते हैं, उसमें क्या करते हैं, इसे मिट्टी से कवर कर लेते हैं ताकि क्या होता है, इसका मॉइस्चर प्रोटेक्ट हो जाए, मॉइस्चर लॉस ना हो, सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है, फर्टिलिटी मेंटेन रहे, इस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए मल्चिंग। बेसिकली अगर मैं बताऊं, मल्चिंग इज अ गुड थिंग फॉर अस, गुड, मल्चिंग इज गुड फॉर एग्रीकल्चर, ये पॉजिटिव चीज है, तो ऐसे मल्चिंग, ठीक है। तो बोलो प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, ठीक है। अब केमिकल फार्मिंग की बात हुई तो हो सकता है यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो और नॉट सो नेसेसरली में लगा दे, तो ये जनरल स्टेटमेंट हो गया, तो इट कैन बी ट्रू, होल्ड पे रखते हैं इसे। 3, conventional chemical farming is easily possible in semi-arid regions, but permaculture farming is not so easily possible in such areas, ठीक है। Conventional chemical farming can cause increase in soil salinity, but occurrence of such phenomena is not observed। सीधे ये कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मतलब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, 100% कर दिया इन्होंने, नॉट ऑब्जर्व इन पर्माकल्चर फार्मिंग। हो सकता है 0.1 ग्राम के एरिया पे भी, 0.1 सेंटीमीटर समथिंग एरिया पे भी होता हो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मैं देखो तो मुझे 2 इनकरेक्ट लग रहा है। अब इसमें 2 मैंने जैसे इनकरेक्ट माना तो 1, 3 एंड 4 का पार्ट की कहानी यहाँ पर आ गई, ठीक है। एंड वेट, हाँ, तो इसमें बोला कि सैलिनिटी इंक्रीज होती है, नॉट ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो ये 100% ट्रू उन्होंने कर दिया है, टीम स्टेटमेंट वैसे भी आ चुका है, ठीक है। इसको हमने होल्ड पे रखा था, वी विल लुक इनटू दिस। पर्माकल्चर, पर्मा फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिस बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट। अभी प्लेन स्टेटमेंट है, प्लेन सिंपल प्लेन स्टेटमेंट इसलिए कि केमिकल फार्मिंग इससे तो लाया जा रहा है कि मोनोकल्चर को प्रैक्टिस कर सके, राइट, इसलिए लाया जा रहा है। अगर आप समझ भी गए कि केमिकल का यूज क्यों हो रहा है, तो इंक्रीज द फर्टिलिटी, ठीक है, और मल्चिंग भी इज डूइंग द सेम थिंग टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। तो देखिए, तो ये दोनों कनेक्टेड नहीं है आपको, 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जो जा रहा है, और 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, तो 1 ये तो या तो होगा। हमें पता है यहाँ पर वर्ड आया सेमी-एरिड रीजन में, इजीली पॉसिबल, ऐसा कौन सा थिंग होगा जो कि इतनी इजीली पॉसिबल हो जाएगा, ये भी बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो 3 को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 का, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 का 4, क्योंकि हमें लगा कि 1 एंड 4 इज करेक्टेड, क्योंकि मल्चिंग की भी वही काम हो रही है जो कि मोनोकल्चर की काम हो रही है, ठीक है। एंड कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इसलिए अडॉप्ट की जा रही है कि मोनोकल्चर को प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, इसलिए ये 1, 2 का 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका हमने आंसर देख लिया एंड नेक्स्ट मूव टू दिस। विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट पूछा है। पाम ऑयल कैन बी यूज एज अ बायोडीजल। अब जो ये बायो वर्ड आते थे तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, वैसे भी बायोफिल्टर्स, जैसे हमने बायोफिल्म्स देखा, फायोफिल्टर्स देखा, बायोडीजल्स देखा, बायो फर्टिलाइजर्स देखा, ठीक है, बायो इरिगेशन का हमने देखा, फर्टिगेशन का भी प्रोसेस देखा, तो ये सब ये एक पॉजिटिव कोनिटेशन देता है, कैन भी लगा इसमें। पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज, फ्रॉम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम, हो सकता है। पाम ऑयल ट्रीज आर नेटिव, ये नेटिव होता है ना, एंडेमिक, जो इसका अल्टरनेटिव होता है एंडेमिक, नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, हो सकता है नेटिव ना हो, क्योंकि नेटिव होना बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि नेटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो नेटिव को वैसे भी हमें ट्रैप पे देखना ही होता है, ये हमारा टेम्पलेट था, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस टेम्पलेट।
तो 1 को हटाते हैं तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। और अगर इसको करेक्ट वन बताएं तो इसका ये अफ्रीका है, नॉट साउथ अफ्रीका। तो पाम ऑयल इज नेटिव टू अफ्रीका, तो यहाँ से आप इसको करेक्ट कर लेना। अब देखिए ये है with respect to Indian system, ठीक है, 4 rivers, 3 of them pour into one of them which join Indus directly। तो इसमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो इंडस को डायरेक्टली अमंग द फॉलोइंग रिवर्स विच इज सच रिवर दैट जॉइंस द इंडस डायरेक्टली, वही बात हो रही है, ठीक है। ये है, अगर आपको कुछ ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा हुआ इंडियन ज्योग्राफी में, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस ड्रेनेज पैटर्न पढ़ते हैं, तो उसमें देखिए हमारा ऐसे पहले झेलम आता है ऊपर से, ठीक है, फिर रावी जा रहा होता है एंड देन यहाँ से हमारी चिनाब जा रही होती है, ठीक है, और यहीं से हमारा ब्यास एंड सतलज दिखता है, ब्यास एंड सतलज, और यहीं पे हरिके बैराज के साथ मिलते हैं, और ये फिर चलते 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 फिर सतलज इनको ज्वाइन कर लेता है लेटर एंड देन ये बन जाता है इंडस। ये कहानी है। तब ये पूछ रहे हैं जो इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करती है, तो सबका आंसर था कि चिनाब करती है, ठीक है, बट यूपीएससी ने आंसर दिया डी, ये सतलज करती है, जो कि ये जा रही है डायरेक्टली ज्वाइन कर देती है इसको, क्योंकि ब्यास इसको ज्वाइन कर रही है एंड देन झेलम रावी एंड चेनाब, रावी चेनाब को ज्वाइन कर, तो बात ये भी चीज चेनाब भी इंडस को ही ज्वाइन कर रहा है, बट आंसर है सतलज। तो आप देख लेना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आंसर आप लगाना सतलज। ठीक है, इन इंडिया तिदवाना, कच्छकम, सारगोल एंड खातू आर द नेम्स ऑफ सलाइन, ठीक है। एरियाज, मैंग्रोव एरियाज बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया, जैसे मेडिटेरियन एरियाज की हमने 2022 में 2020 में पीवाईक्यू में देखा था कि इट इज अ मेडिटेरियन एरिया, दिस इज इनका एरिया बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। ग्लेशियर होते, लेकिन आपने पढ़ा हुआ दिखवाना इज सलाइन लेक, ये भी यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आया था, दिखवाना, जो हम सलाइन लेक पे पढ़ते हैं, सारे के सारे हमारे राजस्थान में देखने को मिलते हैं सलाइन लेक्स है, तो आंसर है सलाइन लेक्स। the following rivers, ठीक है, which of the above river from rise from the eastern घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट की कहानी जिसकी हमने देखा था ना, शेषाचलम के जंगल ईस्टर्न घाट को ज्वाइन करते हैं कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो ईस्टर्न घाट भी करते हैं कि नहीं। ब्रह्मणी बहुत ही कॉमन है, आपने पेनिनसुला इंडिया की रिवर्स देखी होगी तो ब्रह्मणी पता है कि पहले क्या शंख एंड साउथ कोयल दोनों मिला के हमारी ब्रह्मणी बनाती है, जो कि बाद में बे ऑफ बंगाल में ट्रेन हो जाती है, ठीक है। एंड सुवर्ण रेखा भी पता है आपको, सुवर्ण रेखा झारखंड के एरिया के बाद आसपास ही ट्रेन हो जाती है, तो मतलब वन तो नहीं होगा, क्योंकि वन हमारा पूछ रहे ईस्टर्न घाट कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये हमारे झारखंड के साइड के एरिया से ही देखने को मिलते हैं, वेस्ट बंगाल के साइड के एरिया से ही, उसके नीचे से झारखंड, तो बी ए तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सुवर्ण रेखा भी नहीं होगा 3, तो आंसर हो गया 2 एंड 4, ठीक है। और ये नागावली एंड वंशधारा, ये ओडिशा एंड यूपी के एरिया में देखने को मिलता है, ये भी ओडिशा के पास ईस्टर्न घाट से निकल के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन था, तो आंसर है हमारा 2 एंड 4। है स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट पूछा है, रेयर्स अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर, ठीक है, प्लेन स्टेटमेंट है, सी फ्लोर पे मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा ना कि सी फ्लोर पे इतने एरिया ऑफ डिग्री पे मिलता है, इतने डिप्थ में मिलता है, सी फ्लोर पे मिलता है, ठीक है, बोल्ड पे रखते हैं। इंडिया हैज रिसीव लाइसेंस फॉर सीवेट मिनरल एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल वाटर, ठीक है, इंडिया को मिला होगा, आपको सबको ही मिलता है, इंडिया को भी मिला है, ऐसे भी नहीं बोला ना कि उस दिस पर्टिकुलर टेरिटरी में मिला, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टिव वर्ड नहीं है, रिस्ट्रिक्टिव वर्ड नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत प्लेन स्टेटमेंट है कि इंडिया को मिला है, और ऐसा भी नहीं बताया कि इस साल में मिला है, क्योंकि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। द ग्लोबल ओशन कमीशन, देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ग्रांट लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इंटरनेशनल वाटर, ठीक है, ये कैन बी इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात की, अगर हम वन को इनकरेक्ट मान ले तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 एंड 3 एंड इट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको जैसे पता है ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, ना कि ग्लोबल ओशन कमीशन है, ये एक इनिशिएटिव है 2013 एंड 16 के बीच में आया था, तो कंजर्वेशन ऑफ द वाटर ओशन, बट इज नॉट दैट ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो अनक्लोज के एरिया में आती है, एंड इसकी बात करें तो ये जैसे कि इकोनॉमिक जोन, कमर्शियल जोन की एरिया की बात करते हैं, तो उसके आसपास की कहानी देखते हैं।
ठीक है। तो इंटरनेशनल सी वेट अथॉरिटी की बात करें तो ये जमाइका में इसका हेडक्वार्टर है, जो 54% आसपास के वाटर बॉडीज का कवर करती है। ठीक है, रेगुलेशन की बात करती है। और 1982 में इसका गठन हुआ था, इंटरनेशनल सी वेट अथॉरिटी का। आंसर है हमारा 2 एंड 3। अब देखिए ये कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में भी ये रिपीट होगा, 2023 में भी रिपीट होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। वाटर एफिशिएंट का मतलब जो वाटर बहुत ज्यादा ले रहा है। तो देखिए सनफ्लावर, पर्ल मिलेट्स एंड रेड ग्राम में सबसे ज्यादा कौन वाटर लेता है, हमारा लेता है शुगर केन। एंड जूट बी इज ऑल्सो लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। तो शुगर केन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा ज्योग्राफी पर बेस्ड है, टोटल स्टैटिक पॉइंट पूरा का पूरा हमारा स्टैटिक नॉलेज देखिएगा। करेक्ट पूछा है। इन ट्रॉपिकल जोन, लेट्स ड्रॉ द मैप पहले। इक्वेटर है एंड दिस इज द ट्रॉपिक जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन है। द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन आर वार्मर, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन इज वार्मर एज कंपेयर टू द ईस्टर्न सेक्शन owing to the influence of trade wind। ट्रेड विंड किसे कहते हैं, ईस्टर्लीज को कहते हैं। ठीक है, तो ईस्टर्ली मतलब इस तरह से ईस्ट की तरफ से आ रही होंगी, ऐसे करके, ऐसे करके जा रही होंगी ना। ठीक है, तो ये गलत है कि नहीं। अब जब ईस्टर्ली आ रही है तो ईस्टर्ली विंड सारी कहाँ ले जा रही है, टेम्परेचर वेस्टर्न साइड ही तो जा रही है। ईस्ट से स्टार्ट होके वो वेस्ट साइड ही जा रही है। देखिए यहाँ से आप खड़े होके देखिए, ईस्ट से साइड होके वो वेस्ट की साइड जा रही है, तो वेस्टर्न घाट की तरफ ले जाएगी तो वहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा, राइट। तो इट इज करेक्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट इन द टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन की बात हो रही है, ये हमारा बना है इक्वेटर, ट्रॉपिकल। ठीक है, और ये होगा हमारा टेम्परेट जोन। वेस्टर्लीज, वेस्टर्ली मतलब वेस्ट से स्टार्ट होगी, वेस्टर्लीज। ठीक है, बना दिया वेस्टर्लीज। makes eastern section of ocean warmer than the western section। अगेन सेम बात, टेम्परेचर मूव हो रही है ईस्टर्न साइड तो ईस्टर्न का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो आंसर हमारा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ज्योग्राफिकल स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया हमारा सी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भर भर के डाटा है। यहाँ पर एक ये ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर हमारे जो इतने ट्रैप्स और एक्सेप्शन होते हैं यहाँ इनकरेक्ट होते हैं, क्योंकि जो हमारे ट्रैप्स और एक्सेप्शन होते हैं 10 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल होता है, जो हमारे जितने भी ट्रैप्स एलिमिनेशन ट्रिक होते हैं। बट इट इज मोर करेक्ट, मेजोरिटी में हमें करेक्ट ही मिल रहा है नेट पॉजिटिव में। ठीक है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ द, ठीक है, रिसर्च सेंटर है। ICGIAR, पता नहीं क्या है ये, लेट्स मूव देखते हैं। वन ऑफ दैट हो सकता होगा। ठीक है, 3 है इसमें। ठीक है, द प्रोजेक्ट ऑफ CCAS इज कैरिड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड हेडक्वार्टर इज फ्रांस। ठीक है, फैक्ट हो सकता है, गलत हो। द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लेड बाय द क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च। ऐसा लग रहा है बहुत सारे हेडक्वार्टर हमने, जैसे हेडक्वार्टर्स, डाटा, ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली इनकरेक्ट होते हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन। इसमें आपका आंसर जो है डी, 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। अब इसमें बेसिकली इसमें अगर देखें तो इसमें हमारा एक्सेप्शन गलत हो जाएगा, बट ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम मानते भी कि इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी मतलब ये प्लेन स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको एलिमिनेशन करने की कोशिश करूँ, प्लेन स्टेट, तो 3 होगा। ठीक है, 3 होगा, तो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो ये हो गया 2, 3, 1, 3 एंड 1, 2 का 3। अब इसमें सब सही था, आप कहाँ तक एलिमिनेट कर सकते थे, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते थे कि दोनों में से कौन सा एक्सट्रीम लग रहा है, क्योंकि दोनों में फैक्ट थे। ठीक है, तो और इसमें फैक्ट में एक्सट्रीम हम समझ भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने ऑल ऑफ द अबव करा। 60। ठीक है, लीफ Leaf litter decomposes faster than in any other biome, and as a result of the soil surface is often almost bare. Almost all trees vegetation largely composed of plant forms reach up to the canopy and growing epiphytes rooted on the upper branches of tree. This is the most likely descriptions of, तो बेसिकली जैसे हमने ये एपिफाइट्स पढ़े, एंड लीफ लिटिल डिकम्पोजर्स फास्टर, कैनोपी, प्लांट फॉर्म्स, बेसिकली जो ये होगा हमारा आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्रीज बहुत लॉन्ग होते हैं, तो इसमें ज्यादातर स्मॉल प्लांट्स होते हैं, इसमें सनलाइट पास नहीं होता, तो इसमें ग्रोथ नहीं हो पाती, तो एपोफाइट्स की ग्रोइंग ज्यादा देखने को मिलती है, स्मॉल ट्रीज, एंड कैनोपी बहुत देखने को मिलता है क्योंकि ड्यू टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
ड्राई डेसिडियस नहीं होगा क्योंकि एपिफाइट्स की बात की गई है। कैनोपी विकेरियसली की बात की, कॉनिफेरस भी नहीं होंगे, अदर मैक्रोफोर्स ऑफ कोर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 60 मतलब हमने 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है हमारे इसमें विद वैल्यू एडिशन। एंड सो दिस इज आवर पार्ट 4 इज गोइंग टू बी कंप्लीट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर पार्ट 5 फॉर दिस सीरीज। So thank you everyone for watching this session. Thank you for our next series. Thank you everyone.